हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वूसंग उस छोटे लड़के के साथ मोटल वर्ल्ड में आ चुकी होती है और सीधे ही वो वहाँ पर फॉक्स के लैंड में पहुंच जाती है। तभी उस जगह पर यांगजोंग आ जाता है, जो कि अपने मुंह पर मास्क लगाया होता है और वो उसको पहचान नहीं पाती, पर वो उसकी ऑरा से पहचान लेती है कि गॉड हैंड इसी के पास है। इसके बाद वो उसकी उड़ती हुई पालकी को ठीक कर देती है और वो उसको अपनी वेट बना लेता है और उसको वहाँ से ले जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो यांगजोंग वहीं पर ही अपने जितार को वहीं पर बजाने लग रहा होता है। तभी वहाँ पर वोसंग और उसके साथ छोटा लड़का आ जाता है और वो अंदर पहुँच जाते हैं। वो अंदर से कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? इस पर वो कहने लगती है, ये लो आपकी फेवरेट टी। इसके बाद वे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो भी काफ़ी देर से उन दोनों पे ऊपर नज़र रख रहा होता है। वो जैसे ही उसको टी देने वाली होती है, वो उसके हाथ पर फैला देती है। वो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ने नहीं देता और कहता है कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ ही वो उस टी को पूरी तरह से जमा देता है और अपने हाथ को साफ कर देता है। ये देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। तभी यांगजोंग का कोई बाहर से एक मुलाजिम आ जाता है और वो अंदर आवाज़ दे रहा होता है। उसकी आवाज़ देते ही वो अंदर आ जाता है और वो उसको कुछ बताने की कोशिश करता है, पर उससे पहले यांगजोंग वूसुंग और उस लड़के को वहाँ से निकाल देता है और कह रहा होता है यहाँ से जाओ। इसी के साथ वे लोग चले जाते हैं और वो उससे काफ़ी अकड़ कर बात कर रहा होता है, पर वो जैसे ही बिल्कुल वहाँ से निकलते हैं उससे पूछने लगता है क्या तुमको मिला? इस पर वो कहने लगता है मुझे नहीं मिला। इस पर वो सोचने लगता है नहीं मिला तो कहाँ हो सकता है आखिर। इसी के साथ ही रात हो जाती है और वूसंग और वो छोटा लड़का उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो छोटा लड़का वो उससे कह के जा रही होती है तो यहीं पर ही देखो कोई आए ना, और वो अंदर की तरफ जाने लगती है और अपने हाथ के पीछे कुछ पकड़ी होती है। मैं उसके हाथ को काट कर अभी लाती हूँ। इस पर वो कहने लगता है इतनी बड़ी चीज़ को लेके जाओगी छुपा के, जो कि पीछे से पूरी दिख रही होती है। इस पर वो कहने लगती है अरे अच्छा ये। इसके बाद वो उसको तुरंत छोटा कर लेती है और अंदर की तरफ जाने लगती है। अंदर पहुंचने के बाद वो देखती है कि वो बेड के ऊपर सो रहा होता है। फिर वो अचक अचक कदमों से उसके पास पहुंचने लगती है। इसके बाद सीधे ही वो उसके बेड पर चढ़ जाती है और उसके हाथ को हटाकर दूसरे हाथ को काटने की कोशिश करती है, जो कि गॉड हैंड होता है। और पास से वो छोटा लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उसके हाथ को बार बार से हटाती है, पर वो अपने हाथ को बार बार से रख लेता है। इसके बाद वो जैसे ही उसको परेशान कर रहा होता है, वो उसके हाथ को काटने वाली होती है। वो करवट लेते हुए उसको तुरंत ही अपने हाथ के नीचे दबा देता है। वो उसके हाथ को उठाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, पर वो उसके हाथ को उठा नहीं पाती। वो अपने पैरों को भी हिला रही होती है, तभी वो अपने पैरों को भी उसके पैरों के ऊपर रख देता है, जिससे कि वो उस जगह पर एकदम ही थम जाती है। यांगजू अपने मन में सोच रहा होता है मैं देखना चाहूँगा कि अब तुम यहाँ से कहाँ भागोगी। इधर वो छोटा लड़का ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक चुका होता है और कह रहा होता है ये क्या हो रहा है। काफ़ी देर हो जाती है। इसके बाद वूसंग वहीं पर ही सो जाती है। यांगजू उसको देखने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि वो लड़की सो चुकी है। वो सोच रहा होता है क्या ये हकीकत में सो गई है क्या, पर वो तभी उसकी तरफ करवट ले लेती है और उसके ऊपर अपना हाथ रख लेती है। ये देखते हुए उसकी एकदम सांस सी थम जाती है और वो उसकी तरफ नज़र घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा होता है और उसके फॉक्स के ईयर निकल आते हैं और वो सॉन्ग ऐसे ही लगातार सोती रहती है। जब सुबह होती है हम देखते हैं वो सॉन्ग एक जगह पर सो रही होती है, जिसके ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ होता है। वो उठती है, तब वो देखती है कि वो यहाँ पर आ चुकी है। उठने के बाद वो तुरंत ही पास की टेबल के पास जाती है और देखती है उसकी कैंची वहीं पर ही रखी होती है, जिससे वो उसके हाथ को काटने के लिए गई थी। इधर यहाँ तो टांगवा के पास लगातार चेस खेल रहा होता है। टांगा उसको ऐसा आराम से देखते हुए कहने लगता है मैंने सुना कि कल तुम्हारे रात में कोई घुसपैठी आया था और तुम इतने आराम से कैसे चेस खेल सकते हो। इस पर वो कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मारने के लिए आया था, मुझे लगता है शायद वो मुझे एडमायर करता है। इस पर वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है क्या फालतू की बातें कर रहे हो। इधर वूसंग और वो छोटा लड़का बैठे होते हैं। तभी अचानक से एल्डर होजुन का बैंगल चमकने लगता है। उसमें से होजुन कहने लगती है वूसंग कैसा चल रहा है सब कुछ। इस पर वो छोटा लड़का कह रहा होता है कल रात हम उसका हाथ ले लेते, पर लेकिन सिस्टर वूसंग ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। वो वहाँ पर ऐसे ही आराम से लेटी रही और कुछ नहीं किया उन्होंने। इस पर एल्डर रोजुंग कह रही होती है लगता है वो लड़का आसान नहीं है जिसके पास वो गॉड हैंड है, तुम लोग थोड़ा सा संभाल के रहना। इधर यांगजू टांगयाओ से कह रहा होता है तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब तो छोटे मोटे काम है, ये तो हो जाएंगे। इस तरह वो कहने लगता है तुम्हारे ऊपर सारी फॉक्स क्लैन की डेस्टिनी टिकी हुई है, तुम फालतू की बातें कर रहे हो, सोचते हो कि छोटा सा मैटर है और कुछ हो गया तो। इस तरह वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी सी बात के चक्कर में किसी इनोसेंट आदमी को ना मार दूं। इस तरह वो कह रहा होता है तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। वो छोटा लड़का भी वूसंग से कह रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो, पर वूसंग तुरंत ही अपनी सिस्टर से कह रही होती है सिस्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी ये काम खत्म कर दूंगी। वो छोटा लड़का वूसंग को बुलाने के बाद कह रहा होता है इधर आओ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, सामने जाओ और सीधे ही उसके हाथ को पकड़ के खचा। उसकी बात सुनने के बाद वे दोनों लोग अपनी आंखों को निकाल चुके होते हैं, क्योंकि टांगो ने भी बिल्कुल सेम बात कही होती है। इसके बाद वूसंग उसकी तरफ जा रही होती है। वो एक तालाब के ऊपर की सीढ़ियों से चलती हुई जा रही होती है और पास के एक लेक की तरफ पहुंच जाती है। ये ऊपर से सब कुछ टांगुआ देख रहा होता है। इधर यांगजो पानी के अंदर बैठा हुआ घास रहा होता है और वूसंग अपने पीछे एक चाकू को पकड़ी होती है। वो कहने लगती है हाई प्रिस्ट क्या आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। वो वहाँ पर बैठा होता है और
अपनी हालत को बेकार दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और अपने हाथ में से एक ग्लिप्स को उतार देता है और कह रहा होता है, मेरे फैमिली वाले सब कहते हैं मेरे पास एक डिवाइन हैंड है, इससे ही मैं सबकी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, पर मैं इसकी शक्ति को झेल नहीं पाता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब पास से टांग हुआ देख रहा होता है। वो उसकी हालत ऐसी देखते हुए उसको थोड़ी सी दया आ जाती है और वो बैठ जाती है और कहने लगती है, क्या ये बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है? और वो अपने मन में सोच रही होती है, इन मैजिकल्स पावर को कोई मोर्टल वैसे भी नहीं झेल सकता। पर वो उसकी ऐसा करते हुए देखकर वो कहने लगता है, थैंक यू, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? इस पर वो कहने लगती है, हाँ मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास है। इतनी सुनते ही टांगवा जो कि वाइन पी रहा होता अपने मुंह में से फेंक देता है और कहने लगता है, क्या फालतू की बात है। इधर यांग जो सोच रहा होता है, क्या ये मेरे से हकीकत में प्यार करती है? वो उससे कुछ बात कर ही रहा होता है तभी वो अपने चाकू को निकालते हुए वो कुछ करने की कोशिश करती है। इतना देखते हुए तुरंत ही टांगवा अपने पास से वो फैन निकालता है और उसकी तरफ फेंक देता है। उस फैन को आता हुआ यांगजू देख लेता है और वो सॉन्ग अपने चाकू से पास के एक गुलाब को काट देती है। यांगजू तुरंत ही वो सॉन्ग को उठा लेता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है और वो फैन पास के पत्थर पे जाकर घुस जाता है। वो लोग ऊपर की तरफ चले हुए चले जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो सॉन्ग का हाथ अपने दिल पर जाने की उस गॉड हैंड के ऊपर रखा होता है और वो उसको अच्छी तरह से महसूस कर रही होती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसकी आंखें बंद होते हुए देखकर यांगजू कहने लगता है, अपने ख्वाबों को इतना मत उड़ाओ कि ऐसा ना हो कि तुम पर कभी कंट्रोल ना हो। इसी के बाद वो अपनी आंखें खोल लेती है और कहने लगती है, तुम पर वो देखती है वो अभी तक उसकी बाहों में होती है। इसके बाद वो उसे नीचे उतार देता है। तभी हमारे बीच में टांगवा आ जाता है और उन दोनों को एकदम अलग कर देता है। ए दूर लिटिल वेट, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम हाइपर स्टेज चिपकने की कोशिश कर रही हो? ये सर उषा मुझसे कहने लगती है, इमोर्टल टांगवा आप लगता है गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद टांगवा उसको डांटने की कोशिश करता था। यांगचू बीच में बोलने लगता है, टांगवा तुमको मेरी वेट को डांटने का कोई हक नहीं। इस पर वो कहने लगता है, यांगचू तुम। तभी हम पीछे देखते हैं अचानक से एक रॉकेट सा उठ जाता है और आसमान एकदम काला सा पड़ जाता है। यांगचू कह रहा होता है, लगता है ये ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट की तरफ हुआ है। इसके बाद वो कहने लगते हैं, चलो जाकर देखता हूँ, तुम यहाँ पर रक्षा करना। पीछे से यांगचू कहने लगती है, क्या मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ? इस पर वो कहने लगता है, चलो चल सकती हो। इसी के साथ ही वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वे लोग उस पंछी के ऊपर बैठे होते हैं। वूसंग सोच रही होती है, ये गॉर्डन बिल्कुल अच्छी तरह से इसके साथ जुड़ चुका है। अगर ये इसकी पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहता है तो उसे स्काई रीचिंग टावर पहुंचना होगा जो कि यांगडू में है। अगर ये तब तक होल्ड नहीं कर पाया तो उसको शायद कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही वे लोग ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर पहुंच चुके होते हैं और वो नीचे चलते हुए जा रहे होते हैं। यांगडू आगे की तरफ चल रहा होता है, तभी उसे कुछ खून के निशान दिखते हैं। ये खून के निशान उसके मुलाजिम जीन्यू के होते हैं जो कि दिन के टाइम उस जगह पर आया था। इसके बाद उसकी तरफ जा रहा होता है और वो संग से कह देता है, तुम यहीं पर ही रहो, मेरे पास मत आना। इसी के साथ ही वो वहाँ जाकर देखता है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है और हवा में मिल जाता है। तभी अचानक से जंगल में से एक गोस्ट क्लैन का आदमी आ जाता है और वो तुरंत ही हमला करने लगता है और कह रहा होता है, जल्दी से ये गॉड हैंड हमको दे दो क्योंकि ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं और साथ में कई सारे तीर उसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। वो उन सभी तीरों को लॉन्च करने लगता है और उनसे बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है और एक तीर को वो पकड़ लेता है और उसके आगे आ रहे सभी लोगों को देखने लगता है। वे धीरे धीरे करके उसको घेरने लगते हैं और वो कह रहा होता है, ये गॉड हैंड जिसको तुम चाहते हो शायद तुम इसकी पावर को कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। इसी के साथ ही वो अपने गॉड हैंड से एक तलवार निकालता है और अपने गॉड हैंड से उसकी पावर को बढ़ाते हुए उस तलवार को तैयार कर लेता है। उस तलवार को तैयार करने के बाद वो सभी को पीटने लग जाता है और सभी को ठोकते पीटते इधर उधर फेंक रहा होता है। ये सब छुपते हुए वो सब पीछे से देख रही होती है। तभी अचानक उसके पीछे गोस्ट क्लैन का एक बंदा पहुंच चुका होता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर चाकू रख देता है और कह रहा होता है, बिल्कुल मत हिलना। इधर यांगडू जो कि लगातार लड़ रहा होता है, उस अभी उसके सामने वो आदमी वो सॉन्ग को लेकर आ जाता है और कहने लगता है, रुक जाओ नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। उसको देखने के बाद यांगडू कहने लगता है, तुम्हें मारना है उसको तो मार दो, वैसे भी ये तुम्हारे द्वारा ही भेजी गई एक स्पाई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर वो कहने लगता है, इन जैसे मोर्टल्स को मैं अपना स्पाई नहीं बनाता। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को खींचते हुए उसकी पीठ के भीतर घुसा देता है और बाहर निकाल देता है। ये देखते हुए यांगडू एकदम कँप जाता है और तुरंत ही उसको पकड़ लेता है गोद में और पास के पत्थर पर जाकर लिटा देता है और उसको कई सारी आवाज़ें देता है, पर वो अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोल रही होती है। तभी वो पीछे से सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगते हैं। एक आदमी अटैक करने का सीधे उसके मांस को उसकी तलवार से काट देता है, पर वो उसको डॉज कर देता है। इसी के साथ ही वे सभी लोग एक ब्लड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसके साथ ही जमीन में से काफ़ी सारी स्पेशल रस्सियाँ निकलती हैं जो कि उसके हाथ पैरों को जकड़ने लग जाती हैं। इसी के साथ ही वो उसको पूरी तरह से जकड़ कर रख देते हैं। जैसे ही वो उस ब्लड फॉर्मेशन में अच्छी तरह से जकड़ जाता है, उसका सिर घूमने लगता है, उसको सब कुछ झुलझुला दिखाई दे रहा होता है और वो जीतानी की तरफ देखने की कोशिश कर रहा होता है। उन सभी को ऐसा करते हुए तभी वो एकदम ही होश में आता है और कह रहा होता है, क्या तुम जैसे लोग इस गॉड हैंड को ले सकते हो? इसी के साथ ही उस गॉड हैंड की पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन पर मारता है
और वहाँ की सारी जगह जम जाती है और वहाँ पर जितने भी घोस्ट क्लैन के बंदे थे वो सभी जम जाते हैं। वो जैसे ही जम जाते हैं वो वहीं पर बैठा रह जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा रहा होता है। इसी के साथ ही वो खड़े होने की कोशिश करता है पर वो दोबारा से गिर जाता है। इसके बाद वो दोबारा से हिम्मत जुटाते हुए खड़ा होता है और जीतानी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है और लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे करके उसके पास पहुंच रहा होता है और उसकी यादों के बारे में सोच रहा होता है। वुसंग जो कि उसी पत्थर के सहारे लेटी हुई होती है वो भी एक बर्फ़ की परत में जम चुकी होती है जो कि एक बहुत ही बड़े पत्थर के अंदर होती है। वो उसके बाद सीधे उसके पास पहुंच जाता है, उसको देखते हुए कह रहा होता है ये क्या हुआ। इसी के साथ वो उसको थोड़ी देर तक तो देखता है, उसके बाद खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़खड़ाते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे माफ़ कर देना, इसका हिसाब मैं अगली ज़िंदगी में कर दूंगा, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इधर जीतानी उसी बर्फ़ के पत्थर पर जमी हुई रहती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।